हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम, जिसको हम किराया क्रय पद्धति बोलते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किराया क्रय पद्धति यानी कि हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं और इसकी कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं। तो आइए गाइस, समझते हैं हम हायर परचेज सिस्टम के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसका मीनिंग बताते हैं। जैसा कि आपको बता रखा है हमने कि अब हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं ताकि जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश को ईजिली समझ सकें और जो हिंदी के स्टूडेंट है वो हिंदी में इसको ईजिली समझ सकें। तो गाइस, समझते हैं हम आज मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स बिजनेस also sells cash as well as credit sale. Hire purchase method is a special method of buying and selling goods on credit. तो गाइज, इसका कॉन्सेप्ट ये हो जाता है यहाँ पर कि जैसे कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी सेल को कैश में और क्रेडिट दोनों तरीके से कर सकता है, लेकिन जनरली जब अपनी सेल को हम बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को हम अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी क्रेडिट सेल को बढ़ाना पड़ता है या क्रेडिट सेल को हमें करना पड़ता है। तो जो हायर परचेज सिस्टम है ये हमारा क्रेडिट सेल का ही एक मेथड है, एक सिस्टम है, एक प्रकार है। According to the hire purchase method, the assured amount of value of goods is paid by hire buyer in various installment. This installment can be of monthly, quarterly, half yearly, yearly or other type. तो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि जो हायर परचेज सिस्टम यानी कि जो किराया क्रय पद्धति के अनुसार जो हायर परचेज़र होता है वो अपनी जो गुड्स को परचेज़ करता है, ख़रीदता है, तो उसका जो पेमेंट है उस पेमेंट को वो इंस्टॉलमेंट के रूप में दे सकता है। और जो वो इंस्टॉलमेंट होती हैं वो हमारी क्वार्टरली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं, ईयरली हो सकती हैं, हाफ ईयरली हो सकती हैं, किसी भी अकॉर्डिंग में वो हो सकती है। यानी कि जब कोई पर्सन अपनी किसी असेट्स को इंस्टॉलमेंट मेथड पे लेता है तो जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती हैं वो इंस्टॉलमेंट हमारी हाफ ईयरली भी हो सकती हैं, ईयरली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं और क्वार्टरली भी हो सकती हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट को हम अलग अलग प्रकार से अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द हायर बायर एक्वायर्स द राइट टू द गुड्स ऑन द डेट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, बट द हायर बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स ओनली आफ्टर पेइंग द एंटायर इंस्टॉलमेंट। तो हम ये कह सकते हैं गाइज कि जो हमारा हायर बायर होता है यानी कि जो किराया क्रय समझौते की तिथि पर ही किराया क्रेता को माल का अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन किराया क्रेता उस माल का स्वामी संपूर्ण किस्तों के भुगतान करने के बाद ही होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हायर परचेज़र होता है वो कुछ इंस्टॉलमेंट या जो डाउन पेमेंट होता है उसको देने के बाद उस असेट्स को अपने यूज़ में ले सकता है। यानी कि कोई भी जो हायर परचेज़र होता है वो किसी असेट्स को कोई अमाउंट इंस्टॉलमेंट का देने के बाद उस असेट्स को अपने यूज़ में ले सकता है, लेकिन जो असेट्स है उसकी ओनरशिप उस हायर परचेसर को तभी मिलेगी जब वो उस इंस्टॉलमेंट की लास्ट इंस्टॉलमेंट को भी पे कर देता है। सपोज़ कीजिए कि एक असेट्स हमारी 1,00,000 रुपए की है और उसकी मान लीजिए 5 इंस्टॉलमेंट बनी 20,000 की। अब हायर परचेसर ने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के समय उसने उस असेट्स को अपने यूज़ में ले ली या उस असेट्स को अपने पास रख लिया, लेकिन उसकी ओनरशिप उसको तभी मिलेगी जब वो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि जो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट होगी उसको पेमेंट कर देगा। यानी कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही उसको वो असेट्स की ओनरशिप उसके नाम ट्रांसफ़र की जाएगी। So the ownership of the goods before the final installment is paid, the higher seller remains the same। यानी कि जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता है जब तक ओनरशिप जो हायर वेंडर होगा उसी के नाम पर रहती है। हायर परचेसर के नाम ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होगी जब वो अपनी सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ड्यू डेट पर कर देता है। द हायर बायर कैन रिटर्न द गुड्स टू द हायर सेलर whenever he gave 14 days रिटर्न नोटिस टू द हायर वेंडर। यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर किसी वजह से हायर परचेज़र को वो असेट्स अपने पास अब नहीं रखनी है या उसकी आगे की इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पा रहा है या उसको नहीं देनी है तो वो उसको तो हायर परचेज़र हायर वेंडर को 14 डेज़ का एक रिटन नोटिस देकर अपनी असेट्स को उसे रिटर्न कर सकता है। लेकिन
बट ही कैन नॉट आस्क फॉर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड फ्रॉम द हायर सेलर। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जो हायर वेंडर को अब तक इंस्टॉलमेंट का पैसा हायर परचेसर के द्वारा मिल चुका है, अब उस पैसे को हायर परचेसर हायर वेंडर से वापस नहीं ले सकता है। या ये कह सकते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट का पैसा हायर परचेसर के द्वारा हायर वेंडर को दिया जा चुका है, वो पैसा एक तरीके से उस असेट्स का रेंट या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस या मेंटेनेंस चार्ज के रूप में माना जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हायर परचेज़र इंस्टॉलमेंट पे किसी असेट्स को ले लेता है अपने यूज़ करने के लिए, लेकिन उसकी ओनरशिप तभी उसके नाम ट्रांसफ़र होती है जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से हायर परचेज़र अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वो अपनी उस असेट्स को हायर वेंडर को वापस कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 14 डेज़ का एक नोटिस देना होगा रिटन में। यानी कि जब वापस करने से पहले 14 डेज़ का पीरियड्स का एक रिटन नोटिस देना होगा, जिसमें वो अपनी असेट्स को उसे वापस करने की बात कहेगा। साथ ही जो अमाउंट वो उस डेट तक हायर वेंडर को दे चुका होगा, अब वो उस अमाउंट को हायर वेंडर से वापस नहीं मांग सकता है। तो यहाँ पर ये जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि हायर परचेज़र इंस्टॉलमेंट का जब पूरा पेमेंट कर देगा, उसके बाद ही ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो गाइज इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इफ़ द हायर बायर डज नॉट पे एनी इंस्टॉलमेंट, द हायर सेलर कैन गेट द गुड्स बैक फ्रॉम द हायर बायर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि किराए क्रेता द्वारा किसी किस्त का भुगतान न करने पर समझौते की शर्त के अनुसार जो किराए विक्रेता होता है वो किराए क्रेता से माल वापस प्राप्त कर सकता है। द इंस्टॉलमेंट ऑफ रेंट विच इज़ पेड बाय द हायर बायर टू द हायर वेंडर इज़ कंसिडर्ड एज रेंट ऑफ गुड्स। यानी कि जो किराए की किस्त किराए क्रेता के द्वारा किराए विक्रेता को दी जाती है वह माल के किराए के रूप में मानी जाती है। Therefore, this method is known as hire purchase method। इसलिए इस पद्धति को किराए क्रय पद्धति के नाम से जाना जाता है। Under this method, the cash value of goods, the amount of installment is more because the hire purchase price and also include interest। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत माल के नगद मूल्य से किस्तों की धनराशि अधिक होती है, क्योंकि किराया क्रय मूल्य में ब्याज भी सम्मिलित होता है। यानी कि हम यहाँ पे कहें या समझें तो ये कह सकते हैं कि जो हायर बायर होता है, यानी कि जो हायर परचेज़र होता है, अगर वो किसी किस्त का पेमेंट नहीं कर पाता है, किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हायर वेंडर को नहीं कर पाता है, तो हायर वेंडर के पास ये राइट होता है कि वो हायर परचेज़र से उस असेट्स को वापस ले ले, और साथ ही जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हायर परचेज़र ने अब तक हायर वेंडर को दिया होता है, उस अमाउंट को भी हायर वेंडर अपने पास रख लेगा। उस अमाउंट को जो अपने पास रखता है उसको वो उसका एक तरीके से रेंट या जो मेंटेनेंस चार्ज होता है उसे मानकर वो अपने पास रख सकता है या रख लेता है। साथ ही यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो हायर परचेज सिस्टम हम इसको बोलते हैं वो इसी वजह से बोलते हैं कि अगर हायर परचेज़र के द्वारा अपनी सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हायर वेंडर को नहीं किया गया, तो हायर वेंडर उस असेट्स को अपने पास वापस ले सकता है, और जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट का हायर परचेज़र ने अब तक हायर वेंडर को दिया था उस अमाउंट को भी हायर वेंडर अपने पास एक किराए के रूप में यानी कि रेंट के रूप में अपने पास रख लेता है। इसलिए इसको हायर परचेज सिस्टम भी कहते हैं। तो गैस यहाँ एक समझने वाली बात होती है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया जाता है वो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में हम यहाँ इंटरेस्ट को इंक्लूड करके देते हैं, इसलिए वो जो अमाउंट होता है वो हमारा हायर परचेज प्राइस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई असेट्स जो कि 1 लाख रुपए की है, अब मान लीजिए 1 लाख रुपए की असेट्स है, अगर हम उससे कैश में पेमेंट करते हैं तो वो हमें असेट्स 1 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो सपोज़ कीजिए कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी 20-20 हज़ार रुपये की 6 इंस्टॉलमेंट बनती हैं, यानी कि जो कुल इंस्टॉलमेंट है वो हमारी 6 बनती हैं, और एक इंस्टॉलमेंट है वो हमारी 20,000 की अगर होती है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि जब 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट है और टोटल हम उसको 6 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुल मिलाकर 20,000 इंटू 6 हम उसको 1,20,000 रुपये पेमेंट करेंगे। यानी कि हायर परचेज़र हायर वेंडर को उस असेट्स के बदले में 1,20,000 रुपये पेमेंट करेगा, जबकि अगर हम उसे कैश में ख़रीदते तो वो हमें 1 लाख रुपये की पड़ती।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 में से अगर हम 1,00,000 को लेस करते हैं तो जो 20,000 का डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1,00,000 जो है वो हमारा कैश प्राइस हो जाता है, 20,000 हमारा यहाँ इंटरेस्ट हो जाता है और 1,20,000 रुपये हमारा हायर परचेज प्राइस हो जाता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कुछ जो हमारी टर्मिनोलॉजी हैं, यानी कि कुछ एक शब्दावली हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, या ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे उनके बारे में हमें जानकारी होनी अवश्य चाहिए। तो वो हम आपको डिस्कस करते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ यूज टर्मिनोलॉजी इन हायर परचेज एग्रीमेंट, यानी कि किराए क्रय अनुबंध के प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या। तो यहाँ बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड इन रेंट परचेज कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, यानी कि किराया क्रय अनुबंध के मुख्यतः निम्नलिखित के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कैश प्राइस की, जिसको हम रोकड़ या नगद मूल्य बोलते हैं। तो गाइस कैश प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच द गुड्स मे बी परचेज बाय द हायर ऑफ फॉर कैश, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वह मूल्य है जिसे विक्रेता के द्वारा वस्तु को नकद में बेचा जाता है। यानी कि कैश प्राइस किसी भी असेट्स का वो मूल्य होता है जिसको जो वेंडर होता है जब वो उसको कैश में सेल करता है तो वो उस असेट्स का कैश प्राइस कहलाता है। कैश डाउन पेमेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम सुपुर्दगी या भुगतान, या जिसका हम तुरंत भुगतान बोलते हैं। तो गाइस इसका कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज़ इनिशियली पेमेंट made by the buyer to the hire vendor at the time of signing and the agreement, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कैश डाउन पेमेंट का मतलब उस अमाउंट से होता है कि जो अमाउंट हायर परचेसर के द्वारा हायर वेंडर को डिलीवरी के समय दिया जाता है कैश में, उसे हम कैश डाउन पेमेंट कहते हैं। यानी कि जब कोई असेट्स हायर परचेसर हायर वेंडर से ख़रीदता है, लेता है, तो जिस डेट को हायर परचेजर से वो असेट्स को लेता है उस डेट को जो अमाउंट वो डाउन पेमेंट के रूप में ऑन डिलीवरी के समय देता है उसको हम कैश डाउन पेमेंट कहते हैं। यानी कि ये वह राशि है जो क्रेता द्वारा समझौते के अंतर्गत अनुबंध करते समय तुरंत भुगतान अथवा प्रारंभिक भुगतान के रूप में हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को दिया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा हायर परचेज प्राइस, जिसको हम किराए क्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। दोबारा हम आपको बता देते हैं कि हायर परचेज प्राइस मीन्स द टोटल पेबल बाय द हायर परचेजर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, यानी कि वो अमाउंट जो कुल मिलाकर हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत दिया जाता है उसे हायर परचेज प्राइस कहते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द परचेज of or acquisition of property in the goods to which the agreement relates, यानी कि जब हमारा जो एग्रीमेंट है जब वो पूरा हो जाता है, यानी कि जो टोटल इंस्टॉलमेंट है उनके रूप में जो टोटल अमाउंट दिया जाता है वो हायर परचेज प्राइस ही कहलाता है। इट इंक्लूड्स एनी सम सो पेबल द बाय हायर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ डिपॉजिट और अदर इनिशियल पेमेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जो किराए क्रय मूल्य से आशय किराय क्रेता के द्वारा दे कुल राशि से है, इससे तुरंत भुगतान व समस्त किस्तों की राशि को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। किराए क्रय मूल्य रोकड़ मूल्य और कुल ब्याज को जोड़कर भी ज्ञात किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो अमाउंट जो टोटल मिलाकर हायर परचेसर के द्वारा हायर वेंडर को दिया जाता है उस असेट्स के बदले में, चाहे उसमें डाउन पेमेंट हो या टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो, वो सारा अमाउंट जो हायर परचेजर उस असेट्स के बदले में हायर वेंडर को देता है उस टोटल अमाउंट को ही हम हायर परचेज प्राइस बोलते हैं, जिसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड या शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस आपका इंस्टॉलमेंट, जिसको हम किस्तों का विवरण बोलते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ ए सर्टेन पीरियड, इट इज़ डिवाइडेड एज पर द फंक्शन ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट वो होती है जो हर पर्टिकुलर पीरियड में हायर परचेजर को हायर वेंडर को देनी होती है। जैसा आपको पहले बताया था कि ये हमारी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है, या और अदर पीरियड में भी हो सकती है।
तो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया जाता है इसमें दो अमाउंट शामिल होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है उन दोनों को जोड़कर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किस्तों के विवरण से आशय भुगतान की जाने वाली किस्तों की संख्या, प्रत्येक किस्त की राशि व देय तिथि पर उसका विवरण और ब्याज होता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम हायर परचेजर की, जिसको हम किराया क्रेता बोलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हायर परचेज सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंतर्गत हमारे पास दो पार्टीज़ होती हैं या दो पक्ष होते हैं, जिसमें पहला हायर परचेजर होता है और दूसरा हायर वेंडर होता है। तो पहली बात करते हैं हम हायर परचेजर की, जिसको हायर बायर भी बोल देते हैं हम। तो गाइस किराया क्रेता भी इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि अ पर्सन हु ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द ओनर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज हायर परचेज और हायर। यानी कि किराया क्रेता वह व्यक्ति है जो किराए क्रय आधार पर माल को क्रय करता है। यानी कि वो पर्सन जो हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी असेट्स को परचेज करता है, खरीदता है, उसको हम हायर परचेजर या किराया क्रेता कहते हैं। सेम उसी तरीके से हायर वेंडर की बात आती है। तो हायर वेंडर को हम किराया विक्रेता बोलते हैं। यानी कि अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट इज कॉल्ड द हायर वेंडर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि किराया विक्रेता व्यक्ति है जो किराए क्रय के आधार पर वस्तु का विक्रय करता है। यानी कि वो पर्सन जो हायर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपनी असेट्स को बेचता है, सेल करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हायर वेंडर कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका टोटल इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज भी बोलते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस इज नोन एज टोटल इंटरेस्ट। यानी कि हायर परचेज अमाउंट में से अगर हम कैश प्राइस को लेस कर देते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा टोटल इंटरेस्ट होता है। जैसे भी हमने पहले एक एग्जाम्पल दिया था आपको, उसमें हमने बताया था कि भाई अगर एक असेट जो कैश में हम खरीदते हैं तो 1 लाख की पड़ती है, और अगर हमने उसकी इंस्टॉलमेंट बनाई 20-20 हज़ार रुपये की 6 इंस्टॉलमेंट, तो कुल मिलाकर हम उसे 1,20,000 रुपये का पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना हो तो 1,20,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो 20,000 टोटल इंटरेस्ट आएगा। यानी कि हायर परचेज प्राइस में से जब आप कैश प्राइस को घटा देते हैं तो जो उसका डिफरेंस आता है उसको हम टोटल इंटरेस्ट कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसकी जर्नल एंट्रीज़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको जो पूछा जाएगा वो इसमें जर्नल एंट्री और इसके अकाउंट ही पूछे जाते हैं। तो हम इसलिए आपको इसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जा सकती हैं वो हम आपको अब बताते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जिसको हम हायर बायर भी बोलते हैं। यानी कि आपको जैसे बताया था कि हमारे पास इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और एक इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो पहले हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की। तो गाइस जैसा अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन असेट्स परचेज फ्रॉम हायर वेंडर ऑन हायर परचेज सिस्टम। यानी कि यहाँ बात की जाती है सबसे पहले कि जो हायर परचेजर होता है जब वो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत किसी असेट्स को खरीदता है तो उसके कंसर्न में जो एंट्री बनती है वो क्या बनेगी। तो वो एंट्री बनती है गाइस असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। यानी कि जो हायर परचेजर है उसके पास असेट्स आ रही है इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे, और किससे आ रही है, हायर वेंडर से आ रही है। तो हायर वेंडर इस टाइम यहाँ क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये उसके लिए एज ए क्रेडिटर्स हो जाता है। तो इसकी नरेशन बन जाती है बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम हायर वेंडर। इसी तरीके से सेकंड आती है अमाउंट पेड टू हायर वेंडर ऑन डिलीवरी। यानी कि जैसे आपको बताया था कि जो कैश डाउन पेमेंट होता है तो कैश डाउन पेमेंट के कंसर्न में जो अमाउंट ऑन डिलीवरी हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को पेमेंट किया जाता है उसे हम कैश डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो यहाँ एंट्री बन जाती है उसके लिए हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, यानी कि बीइंग कैश डाउन पेमेंट टू हायर वेंडर ऑन डिलीवरी। तो गाइस नेक्स्ट एंट्री बनती है आपकी यहाँ पर ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त होती है, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है, ड्यू होता है, तो उसके कंसर्ट के लिए इसमें एंट्री बनानी होती है। तो वो एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हायर परचेजर के लिए एक एक्सपेंसेस है, इसलिए इस इंटरेस्ट को हायर परचेजर की बुक में हम डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो गया और ये इंटरेस्ट का अमाउंट किसको दिया जाएगा, हायर वेंडर को, इसलिए उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर।
सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं ऑन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड टू हायर वेंडर की, यानी कि अब ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट होती है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो जाएगी तो उसका ड्यू डेट पर हायर परचेजर को उसका पेमेंट हायर वेंडर को करना होगा, जिसके लिए एंट्री बनती है हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट पेड टू हायर वेंडर। यहाँ पे गाइस ध्यान रखना होगा कि ये जो पेमेंट किया जाता है इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को इंक्लूड करके इस इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट किया जाता है हायर परचेसर के द्वारा हायर वेंडर को। तो गाइस नेक्स्ट एंट्री बनती है जो हायर परचेजर होता है, क्योंकि वो असेट्स को खरीदता है, परचेस करता है। तो जब वो असेट्स को खरीदता है, परचेस करता है, तो उस असेट्स को यूज़ करने के कारण उस असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी हायर परचेसर के लिए एक एक्सपेंसेस होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को भी वो अपने यहाँ डेबिट करता है। और डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जा रहा है? उस पर्टिकुलर असेट्स पर जो उसने परचेज की है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ऑन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स की जब एंट्री बनाएंगे तो वो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। तो गाइस इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट के एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हायर परचेजर होता है अब वो अपनी जो क्लोजिंग डेट पर क्लोजिंग एंट्री जो बनाता है उसमें जो वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ये जो दो एक्सपेंसेस हायर परचेजर की बुक में हुए होते हैं उन दोनों एक्सपेंसेस को वो फिर P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके लिए वो एंट्री बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइज ये जो एंट्री बताई हमने, ये एंट्री बताई आपको इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर के यहाँ पर या इन द बुक्स ऑफ हायर बायर के यहाँ पर। अब हम आपको जो एंट्री बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं आप इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर के यहाँ पर। जैसे आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ दो पार्टीज होती हैं, एक इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर और एक इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो अभी आपको हमने इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर के यहाँ बताई एंट्री, अब हम आपको बताते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर के यहाँ पर। तो गाइज इसके यहाँ सबसे पहले एंट्री जो बनती है वो बनती है ऑन गुड्स सोल्ड टू हायर परचेसर ऑन हायर परचेस सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो बनेगी जो किराया विक्रेता होता है यानी कि हायर वेंडर होता है, जब वो हायर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपनी एसेट्स को हायर परचेजर को सेल करता है तो क्या एंट्री बनेगी। तो यहाँ नॉर्मल एंट्री बन जाएगी परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू हायर परचेजर ऑन हायर परचेज सिस्टम। नेक्स्ट एंट्री बन जाती है गाइस अमाउंट रिसीव फ्रॉम हायर परचेजर ऑन डिलीवरी, यानी कि किराए क्रेता से सुपुर्दगी के समय कुछ धनराशि नकद प्राप्त होने पर इसकी एंट्री बन जाती है बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट बीइंग कैश डाउन पेमेंट रिसीव फ्रॉम हायर परचेजर ऑन डिलीवरी, यानी कि जो कैश डाउन पेमेंट का अमाउंट होता है वो हायर परचेजर से हायर वेंडर को जब रिसीव होगा तो हायर वेंडर के पास वो अमाउंट आएगा तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे, तो बैंक या कैश को उसको डेबिट कर देंगे। और वो अमाउंट कैसे मिला हमें? हायर परचेजर से, तो उसकी एंट्री बन जाएगी बीइंग कैश डाउन पेमेंट रिसीव फ्रॉम हायर परचेजर ऑन डिलीवरी। तो गाइज नेक्स्ट एंट्री आ जाती है हमारी ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो अब इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होता है तो पहले हायर वेंडर के यहाँ पे उसकी ड्यू की एंट्री बनती है, तो जो एंट्री बनेगी वो बनती है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि हायर परचेजर के यहाँ तो इंटरेस्ट का अमाउंट एज ए एक्सपेंसेस होता था, इसलिए हम आपको उसको डेबिट करते थे, लेकिन हायर वेंडर के यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे लिए एक इनकम है, इसलिए हम इसको यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। तो एंट्री बन जाती है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनपेड बैलेंस, जो हमारा अनपेड बैलेंस है उस पर ये इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू हो जाता है जो कि हायर परचेजर से हायर वेंडर को मिलेगा। नेक्स्ट आती है अमाउंट रिसीव फ्रॉम हायर परचेजर ऑन इंस्टॉलमेंट, यानी कि किराए क्रेता से किस्त के समय धनराशि नकद प्राप्त होने पर। अब ये वो अमाउंट है जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जो कि हायर परचेजर से हायर वेंडर को मिलेगा, हायर वेंडर को रिसीव होगा, इसलिए यहाँ बैंक और कैश को हम डेबिट कर देंगे और टू हायर परचेजर, क्योंकि ये हायर परचेजर से मिलेगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम हायर परचेजर ऑन इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे जो पैसा हायर परचेजर से हायर वेंडर को मिला है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं।
तो गाइज नेक्स्ट आती है बात आपकी एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइज यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हायर परचेजर के यहाँ तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते थे, लेकिन हायर वेंडर के यहाँ डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि हायर वेंडर ने उस गुड्स को सोल्ड कर दिया है। वो गुड्स अब हायर वेंडर के पास नहीं है बल्कि हायर परचेजर के पास है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री हायर वेंडर के यहाँ पर नहीं बनती है। यहाँ केवल इंटरेस्ट की एंट्री बनती है, वो भी एक इनकम के रूप में बनती है। तो जैसे हायर परचेजर के यहाँ पे हमने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ट्रांसफ़र किया था P&L अकाउंट में, सेम उसी तरीके से हायर वेंडर के यहाँ भी इंटरेस्ट के अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। तो यहाँ एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और गाइस लास्ट में एंट्री बन जाती है कि जो हायर वेंडर अपने गुड्स को जो सेल करता है, सोल्ड करता है, तो उस सेल के अमाउंट को वो लास्ट में ट्रांसफ़र कर देता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ओवरऑल जो भी टोटल परचेज या टोटल सेल होती है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं जाकर। तो यहाँ पर भी एंट्री बन जाएगी हायर वेंडर के यहाँ पर ऑन अमाउंट ट्रांसफ़र ऑफ हायर सेल अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि क्रय विक्रय खाते की राशि को व्यापार खाते में हस्तांतरित करने पर, जिसकी एंट्री बन जाती है हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ हायर सेल अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो गाइज इस तरीके से ये हमने आपको जो टोटल एंट्रीज थी हमने वो डिटेल में आपको बताई। पहले हमने आपको हायर परचेज का मीनिंग बताया, इसकी जो टर्म्स कंडीशन जो टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं, शब्दावली हो सकती है कौन कौन सी, उनके बारे में बताया। और फिर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर और इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर के यहाँ इसकी जनरल एंट्री को बताया। तो हमें उम्मीद है कि आपको इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं, इसका मीनिंग है और जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको सब अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम और अच्छे ढंग से आपके लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसमें, जिसमें हम इसके अकाउंट की बात करेंगे और हम इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में इसको बताएंगे कि कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को लाइक शेयर भी करते रहें, अपने कमेंट करते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू।